हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। हमने लास्ट क्लास में क्या देखा? हमने बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में देखा। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है ये देखा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे और ये देखा कि बिजनेस वाई बिजनेस डज नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। तो अभी हम आगे टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है एनवायरमेंटल एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेसिकली हम एनालाइज करेंगे, अपने एनवायरनमेंट को एनालाइज करेंगे। ठीक है, जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है हम उसको एनालाइज करेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि एनालिसिस का मतलब क्या होता है। एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि मान लो हमारे पास एक सिस्टम है, मान लो हमारे पास एक ये सिस्टम है। ठीक है, इस सिस्टम के टोटल 4 कंपोनेंट है, हमें उसमें इस सिस्टम को ब्रेक करना है। ठीक है, हमने इसको 4 कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, कंपोनेंट 1 2 3 और 4। इसके 4 कंपोनेंट है जिसमें हमने इस सिस्टम को ब्रेक कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, हर एक कंपोनेंट का इंडिविजुअली इसके फंक्शंस रीड करेंगे, इसके फंक्शंस को हम स्टडी करेंगे इंडिविजुअली। ठीक है, जैसे कि कंपोनेंट नंबर 1 के फंक्शंस देख लिए, 2 के फंक्शंस देख लिए, 3 के देख लिए, 4 के देख लिए। ठीक है, और ये देखेंगे, अब अभी हम ये देखेंगे इनका आपस में किस तरह से रिलेटेड है। ये जो है कंपोनेंट नंबर 1, ये आपस में किस तरह से इन तीनों से रिलेटेड है। 2 जो है वो कैसे 1 से 3 से और ये 4 से रिलेटेड है। हम फिर उसका इंटर रिलेशन देखेंगे हर एक कंपोनेंट का। ठीक है, यही होता है एनालिसिस। क्या करते हैं हम इसमें कि हम एक बड़े सिस्टम को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देते हैं, फिर हर एक कंपोनेंट का इंडिविजुअली हम उसके फंक्शंस देखेंगे, फंक्शंस को स्टडी करेंगे। फिर हम देखेंगे कि इनके आपस में क्या इंटर रिलेशन है, इन कंपोनेंट के बीच में आपस में क्या इंटर रिलेशन है, कैसे एक दूसरे को इम्पैक्ट करेंगे, अगर एक के चेंज होने से कैसे बाकी बचे हुए कंपोनेंट्स पे कैसे इम्पैक्ट करता है, हम ये देखेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, एनालिसिस। तो हम यहाँ पर करेंगे एनवायरनमेंट का हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो एनवायरनमेंट को भी हम टोटली या होली हम पूरी तरह से नहीं सीख सकते। एनवायरनमेंट को भी हमें ब्रेक करना पड़ेगा इसके कंपोनेंट में। तो एनवायरनमेंट के टोटल 2 कंपोनेंट है, जो है इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, तब इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या लेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो हम इसका रीडिंग लेते हैं। इट इन्वॉल्व्स गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट and studying it to identify or to track changes in the environment and to identify opportunity and threat, so that to develop or adjust strategy accordingly to realize opportunity and handle threat। इसमें क्या बताया कि हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। ठीक है, और उसको स्टडी करेंगे ताकि हमें क्या पता चल सके, जो अभी चेंजेस हो चुके हैं वो पता चलेगा, और फिर जो पोटेंशियल चेंजेस है जो कि हो सकते हैं, तो इसका मतलब वही हो गया, हम ट्रैक करेंगे चेंजेस को, जो चेंजेस हो चुके हैं और जो होने वाले हैं हम उसको ट्रैक करेंगे, और तो आइडेंटिफाई करेंगे कि वो अपने लिए अपॉर्चुनिटी लाते हैं या थ्रेट लाते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, हम डेवलप कर सकें या एडजस्ट कर सकें अपनी स्ट्रेटेजी को। अगर अपना कोई स्ट्रेटेजी बना हुआ है तो हम उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर देंगे। अगर अपने जो कोई भी चेंजेस जो होने वाले हैं, हमें दिख रहा है कि हमने जो एनालिसिस किया है एनवायरनमेंट का, हमें ये पता चलता है कि कुछ ऐसे चेंजेस होने वाले जो फेवरेबल नहीं है, अपने बिजनेस में फेवरेबल नहीं है, तो हम अपने अकॉर्डिंगली उस स्ट्रेटेजी को हम एडजस्ट कर लेंगे, या फिर अकॉर्डिंगली हम कुछ नया स्ट्रेटेजी डेवलप करेंगे। ठीक है, उससे क्या फ़ायदा होगा, अकॉर्डिंगली टू रियलाइज अपॉर्चुनिटी, ताकि हम अपॉर्चुनिटी को रियलाइज कर सकें, और थ्रेट अगर कोई हो रहा है तो उसको हम हैंडल कर सकें। यही फ़ायदा होता है एनवायरमेंटल एनालिसिस का। इट इज़ एसेंशियल टू डेवलप एनवायरमेंटल एनालिसिस टू परफॉर्म इन लॉन्ग रन, ताकि अपना बिजनेस, वो बोलते हैं ना, गोइंग कंसर्न बेसिस पे रहे चले, वही होगा। अगर आप बरोबर से एनालाइज करोगे एनवायरमेंट का, आपका बिजनेस लॉन्ग रन में चलेगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं, अब ये तो हमने देख लिया। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनवायरमेंटल एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है, तो हम बताएंगे ये 3 पर्पसेस को फुलफिल करता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम देखते हैं पर्पस या इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस, जिसमें से पहला है इनपुट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन करंट चेंजेस एज वेल एज फ्यूचर पोटेंशियल चेंजेस। हम एनवायरमेंट से इनपुट लेंगे, क्या, किस बारे में, कि जो करंट चेंजेस है एज वेल एज फ्यूचर पोटेंशियल चेंजेस, यानी जो पॉसिबल चेंजेस है जो फ्यूचर में हो गए। ठीक है, एनवायरमेंटल एनालिसिस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ठीक है, अबाउट चेंजेस हैपनिंग इन द एनवायरमेंट विच बिकम्स बेसिस ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन क्या बन जाएगा, अपना बेस बन जाएगा एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए। जैसे कि आपको कुछ स्ट्रेटेजी बनानी है, तो आप इन्फॉर्मेशन के बेस पे ही तो बनाओगे। तो जो आपने इनपुट लिया इन्फॉर्मेशन का एनवायरमेंट से, उसको आप एक बेस, उसको क्या बोलते हैं, उसको बेसिस बनाओगे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए। ठीक है, हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। अभी सेकंड पॉइंट आ जाता है स्ट्रेटेजिकल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, स्ट्रेटेजिकल डिसीजन मेकिंग। और स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग क्या होता है, जब
जब आप मार्केट से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हो, ठीक है, तो आप क्या देखते हो, अपने जो अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में आप इंफॉर्मेशन लोगे, वो क्या क्या मूव्स करते हैं वो इंफॉर्मेशन लोगे, उनकी क्या क्या स्ट्रेटेजीज है, उनके कौन कौन से कस्टमर्स हैं, उनके कस्टमर्स के क्या क्या प्रेफरेंसेस है। इनकी मदद से ही तो, यही तो होता है, इनकी मदद से आप क्या करोगे, ये आपने इन्फॉर्मेशन ले ली अपने मार्केट के, अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में, तो इसकी मदद से आप स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करोगे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेटेजिकल इन्फॉर्मेशन जो आपने ली है अपने मार्केट से, जो आपने इन्फॉर्मेशन ली है, ठीक है। एनवायरमेंटल एनालिसिस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन लाइक मार्केट ट्रेंड, कस्टमर नीड एक्सेट्रा, बेस्ड ऑन विच स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आर मेड। मार्केट के ट्रेंड को, कस्टमर की नीड, प्रेफरेंसेस को देखकर ही तो हम डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये इंफॉर्मेशन है जो हमें एनवायरनमेंट से मिली है, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेटेजिकल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये स्ट्रेटेजिकल इन्फॉर्मेशन के बेस पर हम स्ट्रेटेजिकल डिसीजन मेकिंग करते हैं। फिर लास्ट पॉइंट आता है स्ट्रेटेजिकल थिंकिंग। स्ट्रेटेजिकल थिंकिंग ये क्या होता है, अगर आप लोग को, अगर कोई भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन है, उसको नए आइडियाज़ डेवलप करने हैं, कोई नया कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, तो अगर ये सब डेवलपमेंट के लिए आपको रिक्वायर पड़ेगी इन्फॉर्मेशन की, और वो इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी, एनवायरनमेंट से मिलेगी, ठीक है। और एनवायरनमेंट को आपको क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। इसलिए एनालिसिस जो होता है वो मस्ट हो जाता है कोई भी बिजनेस के लिए, एज फार एज स्ट्रेटेजिकल थिंकिंग इज कंसर्न, ठीक है। Environmental analysis facilitate strategical thinking which result into formulation of new ideas or concept etc. ठीक है, तो ये तीन पर्पसेज या इंपॉर्टेंस हो जाते हैं एनवायरमेंटल एनालिसिस के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। फिर हम देखते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंट ऑन बिजनेस। अभी हम ये देखेंगे, टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मतलब बिजनेस पे उसके एनवायरमेंट का क्या इन्फ्लुएंस है, हम ये देखते हैं। तो स्टेप नंबर 1 देखते हैं। स्टेप नंबर 1 ये, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी, आप क्या डिसाइड करोगे, फोकस ऑफ एनालिसिस आपको पता चलेगा। अब भी लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी ज़्यादा है तो आपका फोकस ऑन एनालिसिस भी ज़्यादा रखोगे आप। ऑब्वियसली अगर अनसर्टेन, जैसे मैंने आपको बताया था, अनसर्टेनिटी चेंजेस अगर ज़्यादा है, फ्यूचर में ऐसे चेंजेस है जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, अनसर्टेन है, तो आप फोकस ऑफ एनालिसिस भी आप ज़्यादा करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या इन्वॉल्व करता है, इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी। अगर आप लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी को डिटरमाइन करते हो, पता लगा देते हो, तो आपको ये पता रहेगा कि आपको कितना फोकस करना है आपके एनालिसिस पे, ठीक है। विच इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग फैक्टर्स विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल, ठीक है। जो कंट्रोल में है, आपको ये पता चलेगा कौन से फैक्टर्स है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में है। सिंपल सा, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो हमेशा कंट्रोल में रहता है ऑर्गेनाइजेशन के, और जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रहता है वो कंट्रोल में नहीं रहता है, वो बियॉन्ड दी कंट्रोल रहता है, या उसके ये भी बोल सकते हैं कि पार्शियल कंट्रोल रहता है, ठीक है। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उस पर पार्शियल कंट्रोल रहता है। इंटरनल एनवायरनमेंट क्यों कंट्रोल में रहता है, क्योंकि वो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन रहता है, इसलिए वो कंट्रोल में रहता है। फिर हम जाते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ। इसमें क्या रहता है, इन्वॉल्व ऑडिटिंग influence of environment on business and determining which of the influence may impact the performance of organization। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ऑडिटिंग करेंगे, जो भी हमने इन्फ्लुएंसेस पढ़े एनवायरनमेंट के ऑन बिजनेस, ठीक है, उसको हम ऑडिटिंग करेंगे। ऑडिटिंग मतलब क्या होगा, चेकिंग करेंगे। ऑडिटिंग का मतलब क्या होगा, चेकिंग करेंगे हम, ठीक है। चेकिंग करेंगे उस इन्फ्लुएंसेस किसका, एनवायरनमेंट का, किस पर, बिजनेस पे, एंड डिटरमाइन करेंगे अभी, और पता लगाएंगे विच ऑफ द इन्फ्लुएंस में इम्पैक्ट परफॉर्मेंस मान लो प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, वो इन्फ्लुएंस अगर कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं अपने प्रॉफिटेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है। हम ये चेकिंग करेंगे। फिर थर्ड स्टेप में क्या है, दिस इज द फाइनल स्टेप वेयर फोकस इज ऑन द इमीडिएट एनवायरनमेंट स्पेशली ऑन द कंपटीशन। अभी जो इमीडिएट एनवायरनमेंट है ये क्या है, इंटरनल एनवायरनमेंट। अब इसको हम डिटेल में देखेंगे इसके बाद की क्लास में, या उसके बाद की क्लास में, या इसके मतलब एक क्लास छोड़ के हम इसके डिटेल में जाएंगे। इमीडिएट एनवायरनमेंट यानी इंटरनल एनवायरनमेंट क्या क्या होते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट में कौन कौन से चीज़ें आती है, टोटल 6 चीज़ें आती है शायद। एक तो कस्टमर हो गए, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मार्केट हो गए, इंटरमीडियरीज हो गए, सप्लायर्स हो गए, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आती है, कॉम्पिटिटर्स हो गए, तो ये सब इंटरनल एनवायरनमेंट में आता है। तो हम फाइनल स्टेप में फोकस रहेगा हमारे इमीडिएट एनवायरनमेंट में, जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, स्पेशली ऑन दी कॉम्पिटिशन। मैंने बोला कॉम्पिटिटर्स भी आता है इंटरनल एनवायरनमेंट, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे।
ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो कॉम्पिटिटर पे हमारा मेनली फोकस रहेगा थर्ड स्टेप में, यानी इमीडिएट एनवायरनमेंट पे। तो ये हो गया अपना अंडरस्टैंडिंग इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट ऑन बिजनेस, कैसे बिजनेस पर जो उसका एनवायरनमेंट है कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, ये हम यहाँ पर देखते हैं। पहले स्टेप में हमने लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी को डिसाइड किया, दूसरे में हमने जो जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एनवायरनमेंट, इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट ऑन बिजनेस जो जो हो रहा है उसको हमने चेक किया कि वो कैसे अपने प्रॉफिटेबिलिटी या प्रॉफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेगा। फिर लास्ट स्टेप में हमने कॉम्पिटिटर्स पे फोकस किया है, यानी इमीडिएट एनवायरनमेंट में फोकस किया जो कि कॉम्पिटिशन पे। ठीक है, अभी एक लास्ट टॉपिक यहाँ पर कवर करते हैं, इसका नाम है प्रॉब्लम्स। क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है हमें, इन्फ्लुएंस अगर देख रहे हैं हम एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस हम देख रहे हैं बिजनेस पे क्या क्या आ रहा है, तो ये सब अंडरस्टैंड करने में हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट और बिजनेस। पहला आता है अनसर्टेनिटी। अभी अनसर्टेनिटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो एनवायरनमेंट है वो अनसर्टेन है। तो अनसर्टेन का मतलब क्या होगा, मैं आपको वापस से रिवाइज कराता हूँ कि चेंजेस बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है अपना एनवायरनमेंट। ठीक है, तो चेंजेस इन टेक्नोलॉजी बोल सकते हो, चेंजेस इन सोशल चेंजेस हो गए, इकोनॉमिकल चेंजेस हो गए एक्सेट्रा। वो क्या करते हैं, क्रिएट हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, इससे क्या होगा, ये भी एक प्रॉब्लम है, इससे आपको मतलब इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट और बिजनेस समझने में दिक्कत आ सकती है। तो पहला क्या होता है अनसर्टेनिटी, ये हम पढ़ चुके हैं। फिर सेकंड आता है मल्टीफेसिटेड भी हम पढ़ चुके हैं। क्या होता है कि अगर कोई एक फैक्टर चेंज होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दूसरे पे हमें पता नहीं है। किसी के लिए वो अपॉर्चुनिटी है तो वही चीज़ किसी के लिए थ्रेट हो सकता है, ये हम देख सकते हैं। तो ये भी एक क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स है एनवायरनमेंट का, कैरेक्टरिस्टिक्स मल्टीफेसिटेड। ये तो 2 पॉइंट हमने पहले भी पढ़ रखे। अभी हम देखते हैं थर्ड पॉइंट जो कि अलग है, तो हम इसको समझते हैं पर्सनल ओपिनियन के बारे में। ठीक है, तो मैनेजर्स आर ऑल्सो ह्यूमन बींग एंड दे ट्राई टू ओवर सिंप्लीफाई सम सिचुएशन। स्ट्रेटेजिस्ट शुड नॉट गेट बायस्ड बाय ओपिनियन बट ऑल डिसीजंस शुड बी टेकन ओनली आफ्टर प्रॉपर एनालिसिस ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो स्ट्रेटेजिक मैनेजर होता है वो हमेशा अपने ओपिनियन से इन्फ्लुएंस रहेगा। ठीक है, तो उसको अपने पर्सनल ओपिनियन पे कभी भी डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि पर्सनल ओपिनियन जो होता है वो हमेशा ही बायस्ड रहता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो ओवर सिंप्लीफाई कर देगा कोई भी सिचुएशंस को, जिससे वो सही डिसीजन नहीं ले पाएगा और कोई ना कोई गलत डिसीजन ले लेगा। तो उसको हमेशा प्रॉपर एनालिसिस करना है एनवायरनमेंट का, और उसके बाद ही उसको जो भी एनालिसिस करने के बाद जो भी उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके बेस पे ही उसको डिसीशंस लेने, ना कि अपने पर्सनल ओपिनियन पे। उससे क्या होगा, गलत डिसीजन हो जाएगा। अगर ये प्रॉपर एनालिसिस के बाद अगर डिसीजन लेगा तो प्रॉपर डिसीजन होगा। ठीक है, तो ये होती है प्रॉब्लम्स देख ली हमने 3, अनसर्टेनिटी, मल्टीफेसिटेड और पर्सनल ओपिनियन भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इन अंडरस्टैंडिंग इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट ऑन बिजनेस। तो ये 3 टॉपिक हमने आज कवर किए। एनवायरमेंटल एनालिसिस में पर्पस देखा, इंपॉर्टेंस देखा, फिर हमने अंडरस्टैंड किया इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट क्या क्या होता है बिजनेस पे, ये देखा। फिर हमने देखा क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है ये समझने में, इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट ऑन बिजनेस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम रिलेशनशिप देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरनमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि हमने पहले ऑर्गेनाइजेशन यानी बिजनेस हमने देख लिया, फिर बिजनेस एनवायरनमेंट देख लिया, फिर हमने एनवायरनमेंट को एनालाइज कर दिया। अभी हम ये देखेंगे कि जो बिजनेस है यानी ऑर्गेनाइजेशन है और एनवायरनमेंट है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, हम ये देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।